नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार की शुरुआत करते हैं मस्जिद पर मचे संग्राम के साथ। हिमाचल के संजौली से शुरू हुआ मस्जिद विवाद अब देवभूमि उत्तराखंड भी पहुंच गया है। उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर बवाल हुआ। आज हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया है और व्यापार मंडल की तरफ से भी बंद का ऐलान कर दिया गया है। आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। उत्तरकाशी में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। दरअसल उत्तरकाशी में हिंदू संगठन एक मस्जिद हटाने की डिमांड पर अड़े हैं। इस मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने कल एक जन आक्रोश रैली निकाली थी, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। पुलिस के एक्शन को लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है और आज जुमे की नमाज को लेकर उत्तरकाशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तरकाशी में कल हुए बवाल की पूरी कहानी आपको बताएं। मस्जिद को लेकर क्या विवाद है यह भी आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल हंगामे की वजह क्या रही। आज उत्तरकाशी में हालात कैसे हैं, जुमे की नमाज को लेकर हिंदू संगठन क्या वार्निंग दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन की तैयारी क्या है। तो कुल मिलाकर लाठीचार्ज के विरोध में आज पूरा यमुना घाटी बंद रहने का है और बंद रहने का ऐलान हिंदू संगठनों की ओर से किया गया है। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि अगर आज इकट्ठा होकर नमाज पढ़ी गई तो उग्र आंदोलन होगा। जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। वहीं उत्तरकाशी में जिला प्रशासन ने धारा 163 बीएनएस की लागू कर दी है। इसके बाद से अब जिले में 5 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। वहीं पर जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों में सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। कल उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों की रैली को रोकने के लिए पुलिस ने 3 जगह पे बैरिकेडिंग की थी। सिंगल तिराहा समेत बटवारी रोड और भैरव चौक पर बैरियर्स लगाए गए थे और पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा दी। इसे हटाने के लिए प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिससे प्रदर्शन उग्र हो गया और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब पुलिस ने जब हिंदू संगठनों को रोका तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में काफी देर तक ये तनातनी चलती रही। फिर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हालात बिगाड़ने की साजिश के तहत पुलिस पर पथराव हुआ है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल में है। काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, कल जिस वक्त उत्तरकाशी में लोगों ने प्रदर्शन किया था और वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी हुई है। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लोगों को तितर-बितर करते हुए आप पुलिस को देख सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि भीड़ से मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए हैं और ये पूरा का पूरा बवाल हुआ है एक मस्जिद को लेकर, जिस पर आरोप है लोगों का कि जो मस्जिद है वो सरकारी जमीन पर बनाई गई है और उसका विरोध किया जा रहा है। उसको हटाने को लेकर इस वक्त उत्तरकाशी में लोग आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ की ओर से मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने आरटीआई के तहत जिला प्रशासन से मस्जिद को लेकर जानकारी मांगी थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से आधी अधूरी सूचना दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से 21 अक्टूबर को उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस भूमि पर मस्जिद बनी है वो भूमि खाता धारकों के नाम पर दर्ज है।
साथ ही 20 मई साल 2087 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग ने एक गजट जारी किया था जिसमें मस्जिद होने की पुष्टि हुई है। सुन्नी वक्फ की ओर से मस्जिद का खसरा, रकबा, नाली और धार्मिक उद्देश्य के रूप में जमीन को दर्शाया गया है। इसके अलावा इस भूमि का दाखिला 2004 में हुआ। 2005 को पारित तहसीलदार के एक आदेश में यह उल्लेखित किया गया है कि संबंधित भूमि पर मस्जिद बनी हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन के लोग इसे उत्तराखंड में लैंड जिहाद से जोड़कर प्रशासन पर हिंदुओं की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। तो यहां पर जो आपको गतिरोध नजर आ रहा है, ये तस्वीरें काफी हद तक हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली की तरह है, जहां पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने रैली की थी, प्रदर्शन किया था। उसी तरह से उत्तरकाशी में अब प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। उत्तरकाशी में प्रशासन मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाए जाने से इनकार कर रहा है, लेकिन हिंदू संगठन इसे अवैध बता रहे हैं। हिंदू संगठन का दावा है कि उत्तरकाशी के बाराहट इलाके में जो मस्जिद बनी है वो अवैध है, क्योंकि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। और कल रैली में जो हंगामा हुआ उसमें हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसके तहत ही पथराव हुआ, जबकि हिंदू संगठन के लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। हिंदू संगठन का आरोप है कि उन्हें कंडार देवता मंदिर के दर्शन से रोका गया है, जबकि सभी दर्शन करके रामलीला मैदान की ओर जाने के लिए तैयार थे। अगर उसी जगह पर प्रशासन नमाज अदा करने देता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर प्रशासन उनके लिए धारा 163 लगाने की बात करता है तो नमाजियों के ऊपर भी लागू होना चाहिए। उन्हें इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। निर्माणाधीन है, मस्जिद बन रही है, बनी हुई नहीं है। कुछ प्रशासन के लोग और कुछ यहाँ के जो मुसलमानों से बेचारे बहुत प्यार करते हैं, बेचारे वो लोग कह रहे हैं मस्जिद बन थी, और हम कह रहे हैं मस्जिद बन रही है। जो अवैध मस्जिद बन रही है उसे रोका जाए तुरंत। और स्पष्ट बात तो यह है कि वो जमीन जो है, जिस जमीन का मुआवजा खा लिया हो और उस जमीन पे तुम हम मस्जिद बनाओ, वो जमीन सरकारी जमीन है। सरकार उस जमीन को अपने नियंत्रण में ले और यहाँ के लोगों की जनभावनाओं को समझे। पूरी देवभूमि का ये हृदय स्थान है उत्तरकाशी, और यहाँ पर ऐसे अवैध रूप से मस्जिद चल रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी अपवित्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसी उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ के ऊपर मस्जिद बनाए हुए हैं, ये हमारे काशी विश्वनाथ को अपवित्र कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात करते हैं दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और साथ ही सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है और बीजेपी पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कल दिल्ली में महायुति के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें 10 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर सहमति बन गई। तीनों दलों में से जो सहमति बनी है उसके मुताबिक बीजेपी अब महाराष्ट्र में 150 से 153 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना शिंदे गुट 80 से 82 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। अजीत पवार की एनसीपी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है और दोनों आज सुबह सुबह एनसीपी में शामिल हुए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो महाराष्ट्र के लिए दूसरी लिस्ट की तैयारी की जा रही है। आज शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। आज थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में पर्चा भरेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत महायुति के कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज अपना पर्चा भरने के लिए निकल चुके हैं। कल महायुति के नेता दिल्ली में थे, जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद महायुति में सीटों के बंटवारों की स्थिति लगभग साफ हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 150 से 153 सीटें हैं, जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। उसी तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 80 से 82 सीट मिलेंगी, जबकि कल की बातचीत के बाद अजित पवार अपनी कुछ सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं। अब एनसीपी को 55 से 57 सीट मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए।
अब महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई की पिक्चर भी लगभग साफ हो चुकी है। अब मुंबई में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में रहेगी। बीजेपी को मुंबई में 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना को बाकी 13 सीटें मिलेंगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शिवसेना की मजबूत पकड़ है। इसके बावजूद बीजेपी को शिवसेना के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा सीट मिल सकती है, खासतौर पर जो ठाणे इलाका है जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। अब महायुति में अगर बात की जाए, इसी तरह से सीट बंटवारे को लेकर लगभग सब कुछ तय हो चुका है। कांग्रेस ने 99, 45 पर शिवसेना यूबीटी और 45 पर एनसीपी 189 सीटों की अब तक घोषणा हो चुकी है। अब बीजेपी 99 सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शिंदे सेना और एनसीपी अभी तक 45 उम्मीदवार के बारे में ही ऐलान कर चुके हैं। अजीत पवार ने आज सुबह ही अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके बाद महायुति में अब तक 189 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है और कल दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केवल 10 सीटों पर फैसला होना बाकी है। बहुधा भाजपची पुढची यादी ही उद्यापर्यंत आम्ही घोषित करू आणि आजची बैठक देखील आमची खूप सकारात्मक झाली आहे। विशेषतः तिन्ही पक्षांच्या जागा वाटपाच्या संदर्भात आता केवळ 10 जागा बाकी आहेत की ज्यांच्यावर आमचा तोडगा निघालेला नाही। बाकी सर्व जागांवर आमचा तोडगा निघालेला आहे। उद्या किंवा परवामध्ये आम्ही त्या 10 जागांवर किंवा जे काही 10-11 जागा आहेत त्याच्यावर सगळा तोडगा काढू आणि बाकीच्या जागा देखील घोषित होतील। त्यामुळे आता मला असं वाटतं की फारसं काही आमच्याकडे महायुती म्हणून जे काही काम आहे ते फार काही राहिलेलं नाहीये। आता आम्ही आपापल्या जागा लवकरात लवकर घोषित करू। अब महायुति के नेताओं की दिल्ली में बैठक में उद्धव गुट के संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर जोरदार अटैक किया है। राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना नकली है, इसलिए उसे अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। संजय राउत के साथ यह भी कहा गया कि महाविकास अघाड़ी में आज छोटे छोटे सहयोगी दलों के साथ बातचीत पूरी हो जाएगी। इसके बाद सोमवार तक सभी दलों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक, उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथराव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की। और संजय राउत महायुति के नेताओं पर हमले कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। फडणवीस अब से थोड़ी देर बाद नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। फडणवीस के नामांकन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद हैं। गडकरी और बावनकुले फडणवीस के घर पहुंच चुके हैं, जहां पर फडणवीस की पत्नी ने उनकी आरती भी उतारी है। फडणवीस का नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल पाटिल के साथ मुकाबला होगा। कांग्रेस ने फडणवीस के सामने मराठा कार्ड खेला है। प्रफुल्ल पाटिल नागपुर नगर निगम के पार्षद हैं। अब लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में सबसे दिलचस्प मुकाबला शरद पवार के गढ़
बारामती में होने जा रहा है। लगभग यहां पर सबकी नजरें रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला अजित पवार की पत्नी के साथ हुआ था। इस बार अजित पवार खुद बारामती सीट से मैदान में है। यह उनकी परंपरागत सीट है। इस बार उनका सामना अपने ही भतीजे योगेंद्र पवार के साथ होगा। अब योगेंद्र पवार अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, यानी कि इस बार बारामती में चाचा भतीजे के बीच जंग हो रही है। अजित पवार 1991 से बारामती में अजय हैं, उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। वो यहां से एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। अब अपने भतीजे के सामने वो अपने इस रिकॉर्ड को कायम रख पाते हैं या नहीं, इस पर तो सबकी नजरें हैं। इसलिए हम कह रहे हैं बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। जहां तक योगेंद्र पवार की बात करें तो वो लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रिया सुले के प्रचार की कमान संभाल चुके थे। योगेंद्र पवार अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ले चुके हैं और अब वो सियासी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अजीत पवार ने सुबह सुबह 2 हाई प्रोफाइल नेताओं को भी अपनी पार्टी में आज एंट्री करा दी। हाल ही में मारे गए बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थामा है, कांग्रेस का दामन छोड़ा है। वो सिटिंग एमएलए भी हैं। साथ ही पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक की भी एनसीपी में एंट्री हो गई है। दोनों नेता अब एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे तो सना मलिक को अनुशक्ति नगर से उतारने का ऐलान हो चुका है। जिशान सिद्दीकी और सना मलिक के साथ साथ बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और पूर्व बीजेपी सांसद संजय काका पाटिल भी एनसीपी में शामिल हुए हैं। सभी नेताओं ने अजित पवार और सुनील तटकरे की मौजूदगी में एनसीपी की सदस्यता ले ली है। अब जिशान सिद्दीकी अभी बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन इस बार यह सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में आ गई है। उद्धव की पार्टी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने यहां से वरुण देसाई को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अरुण सेदर देसाई जो आदित्य ठाकरे के कजन माने जाते हैं, तो वरुण और साथ ही जिशान के बीच में यह टक्कर होने जा रही है। यह सीट शिवसेना के खाते में जाने के बाद से ही जिशान सिद्दीकी नाराज थे और अब उन्होंने एनसीपी का दामन थाम कर चुनौती दे दी है सीधे वरुण सरदेसाई को। अब एनसीपी में शामिल होने के बाद जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त में सारे लोग रंग बदलते हैं, लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। बांद्रा इसकी जनता उनके साथ है और एक बार फिर से वो रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जिशान, आपके परिवार के लिए एक भावुक पल है। आपके पिता जिस पार्टी में रहे, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया, आज आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया है। कई बातें कही जा रही हैं परिवार को लेकर, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बहुत ही, क्योंकि एक बड़े नेता थे, बड़े मास लीडर थे। ऐसे में फिलहाल आपकी क्या भावनाएं हैं? वो देश के लिए, पूरे विश्व में बहुत बड़े नेता थे, मगर मेरे लिए तो मेरे पिताजी थे। मेरे बहन के लिए मेरे पिताजी थे, मेरी माँ के लिए उनके पति थे। तो हमने तो उनको एक अलग ही रूप में हमेशा देखा है, हंसते खेलते देखा है, हमेशा घर पे साथ में डिनर करते हुए देखा है। तो वो जो पल है तो वो वापस कभी आएंगे नहीं, मगर उनके लिए जो न्याय है वो लड़ाई हमें ज़रूर लड़नी है। और उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया, गरीबों के लिए बहुत मेहनत की है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं उनका बेटा हूँ, मेरे रगों में उनका खून है, तो वो लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा। और बांद्रा पूर्व से, जैसे आपने देखा है, राष्ट्रवादी ने आज एबी फॉर्म भी दिया है, तो लड़ूंगा, जीतूंगा और उनका जो अधूरा सपना है वो ज़रूर पूरा करके रहूंगा। आपका परिवार लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा, क्या लगता है पार्टी ने बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया? राहुल गांधी से बात हुई आपकी? नहीं, मेरी तो नहीं हुई, पर उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पर देखिए, जब कठिन समय आता है तो बहुत से चेहरे के रंग बदलते हुए दिखते हैं, और हमें भी बहुत रंग बदलते हैं। वो राजनीति में भी है और राजनीति के बाहर भी है। बहुत चेहरे जो है उनका रंग बदलता हुआ देखा है। पर मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि जो लड़ता है और अंत तक लड़ता है उसकी हमेशा जीत होती है। और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लड़ाई की है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और वही करते आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी ने बीच में भी, इस कठिन समय में भी बहुत झूठे वादे किए, हिपोक्रेसी की सीमा पार की, और फिर ऐसी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। कोई कह रहे थे अनअपोज करेंगे, कोई ये करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, वो देंगे। मैं ठीक है, मुझे लड़ाई से तो कोई परहेज नहीं है, क्योंकि पूरी जनता मेरे साथ है। और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री अब इस बार बांद्रा से देखेंगे।